तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने द्रव्य की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट द्रव्य के भेद आज देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है द्रव्य के भेद। द्रव्य के दो भेद हैं, एक है चेतन और दूसरा है अचेतन। चेतन भेद और अचेतन भेद। इसकी एक वर्ड में डिफिनेशन आचार्य चरक ने बताई है। चेतन में से इंद्रिय, इसका मतलब समझे। से इंद्रिय का क्या मतलब होता है कि चेतन द्रव्य वो द्रव्य है जिसमें इंद्रियां होती हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? जिसमें इंद्रिय हो। जैसे पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे क्या है? उनको दुख दर्द का एहसास होता है। जब इंद्रियां होंगी तभी तो वो सुख कर और दुख कर ऐसा एहसास ले पाएंगी। तो वो चेतन द्रव्य है। दूसरी होती है निरेंद्रीय। अचेतन द्रव्य जो होते हैं ये होते हैं निरेंद्रीय, यानी कि जिसमें इंद्रियां ना हो। जिसमें इंद्रियां ना हो। चेतन द्रव्य जिसमें इंद्रियां होती हैं, इनके फिर दो भेद होते हैं। फिर से इनके दो भेद होते हैं। एक होता है बहिरस अंतर चेतन। और दूसरा जो इनका भेद होता है वो है अंतः चेतन। देखिए इसका मतलब क्या है। बहिर और अंतर चेतन का मतलब है जो प्राणी अपने इंद्रियों से अर्थों को, यानी कि सुख कर दुख कर इन सब चीजों को ग्रहण करते हैं और उसको व्यक्त भी करते हैं। जैसे अगर बात करें जरायु, चार भेद होते हैं इसके। जरायु, जरायु का मतलब होता है प्लेसेंटल। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जो गर्भ की नाभि नाल होती है, जो माता से जुड़ी होती है, तो जिनमें वो पाया जाएगा वो सभी भेद जो है जरायुज में आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है? पशु, जो जानवर होते हैं, गाय भैंस और व्यक्ति जो आदमी होते हैं वो सब जरायुज में आते हैं। दूसरा है अंडज, जिनकी उत्पत्ति कैसे हो? अंडे से हो। पक्षी जो होते हैं, सांप, पक्षी, छिपकली। स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे चूहा वगैरह। आयुर्वेद में जो एग्जाम्पल बताया गया है कि चूहा पसीने से उत्पन्न होता है। और उद्भिज का मतलब होता है जो जमीन के नीचे से फोड़ के बाहर निकले, वो उद्भिज कहलाता है। जैसे मेढक देखते होंगे आप लोग, बरसात में बाहर निकलता है जमीन के नीचे से, तो वो उद्भिज है। फिर होता है अंतश्चेतन। अंतश्चेतन यानी कि जो चेतन तो है लेकिन एक स्थान पर ही खड़े हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं। अंतश्चेतन, इनके भी चार भेद होते हैं। नंबर वन, वनस्पति। नंबर दो, वानस्पत। नंबर तीन, विरुद्ध। नंबर चार, औषधि। चार भेद इसके हैं।
इसकी डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वनस्पति की डिफिनीशन क्या है? फलय वनस्पति। फलय वनस्पति यानी जिसमें फल हो वो वनस्पति है। जिसमें फल हो वो क्या है? वनस्पति। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे गूलर। गूलर का फूल देखा है क्या कभी किसी ने? गूलर का फूल किसी ने नहीं देखा। गूलर का फल देखा है। तो गूलर क्या है? वनस्पति है, क्योंकि उसमें फल होते हैं। अच्छा, गूलर का फूल इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उसका जो इन्फ्लोरेसेंस जो फूल होता है वो गूलर के अंदर ही बंद हो जाता है, इसीलिए उसका फूल, उसमें फूल होता है लेकिन उसका इन्फ्लोरेसेंस उसी के अंदर बंद हो जाता है। तो इसको आयुर्वेद में वनस्पति कहा गया है। दूसरा है वानस्पत्य। वानस्पत्य क्या है इसके बारे में देखें। पुष्पे वनस्पति फलेरपि। पुष्पे वानस्पति फलेर अपी। देखिए, अब इसमें दो बातें कह रहा है। एक कह रहा है कि पुष्प, और दूसरा कह रहा है फल। यानी कि जिसमें फल और पुष्प दोनों, तो उसे कहते हैं वानस्पत्य। जैसे आम का फल भी होता है, आम पे बौर भी आता है। तो इस तरीके के जो फल है वो, जिसमें फल और पुष्प दोनों आते हैं, उसे कहा जाता है वानस्पत। अब दोनों में मैं बहुत कंफ्यूजन होता है कि दोनों में किस में फल होता है किस में फूल होता है। दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है कि वनस्पति क्या है और वानस्पत्य क्या है। ध्यान से अगर देखें तो वनस्पति छोटा शब्द है, एक दो तीन चार पांच वर्ड है। वानस्पत में 1 2 3 4 5 6 वर्ड के करीब में है। तो वानस्पत्य शब्द बड़ा है, इसीलिए इसमें पुष्प भी होगा और फल भी होगा। इस तरीके से इसको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज होता है कि वानस्पति में फल होगा कि वानस्पत्य में होगा। तो दिमाग में बैठा लो कि वानस्पत्य जो होता है वो बड़ा है, बड़ा शब्द है, इसीलिए इसमें पुष्प भी है और फल भी है। फिर बात करते हैं विरुद्ध। विरुद्ध में जिसमें लताएं पाई जाएं, जैसे गुड़ची की लता है। एग्जाम्पल में देखें, जैसे गुड़ची है, कद्दू है, लौकी है, तुरई है। लौकी, तुरई, ये सब क्या है? लताएं फैलती है ना, लताएं हैं, तो ये विरुद्ध कैटेगरी में आती है। और औषधि क्या है? तो फल पाक अंतः। देखो क्या लिखा है, शब्द समझिए। लिखा है फल, पाक मतलब पक जाए, अंत मतलब उसका नाश हो जाए। तो फल पकने पर पौधा या पेड़ जो वनस पौधा जो है नष्ट हो जाए, उसे कहते हैं औषधि। और एग्जाम्पल में देखें, जैसे गेहूं, चावल, धान, जिसको कहते हैं गेहूं धान, ये क्या है? जब गेहूं की फसल पक जाती है, जब उसका 3 महीने समय जो लगता है गेहूं बोआई से लेकर, जब गेहूं पक जाता है तो उसका पेड़ क्या होता है? सूख जाता है। उसको अगर आप नहीं काटोगे तब वो नष्ट हो जाता है। तो फल पकने पर, और गेहूं औषधि है, क्योंकि आपके शरीर, अगर आप रोटी ना खाएं तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं, उससे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। गेहूं के छिलके में भी कॉम्प्लेक्स है। गेहूं के अंदर व्हाइट कलर में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपके लिए तो संपूर्ण आहार के जैसे औषधि होती है, इसीलिए इसको औषधि वर्ग में रखा गया है। और फल पाक मतलब पक जाने पर, अंत मतलब उसका नष्ट हो जाना। फल पाकंता औषधि। तो ये जो छोटी छोटी डिफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द्रव्य को अगर देखा जाए तो द्रव्य
फिर से आप इसको औषधि भी कह सकते हैं, आहार द्रव्य होते हैं और एक होते हैं औषधि द्रव्य भी होते हैं। आहार द्रव्य जो होते हैं, जो खाना वगैरह आप खाते हैं, ये रस प्रधान होते हैं। रस प्रधान होते हैं। जैसे अगर आपसे कहा आपका जब कुछ खाने का मन होता है तो आप कभी-कभी क्या कहते हैं? कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। जब आप ये कहते हैं कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप मिठाई खा लेते हैं। तो मिठाई एक आहार है। तो जो आहार है वो आप कभी ये नहीं सोचते कि हमको जो है वीर्य प्रधान आहार खाना है। आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि आपको कौन से रस का खाना खाना है, इसके बारे में आप सोचते हैं। तो आहार जो होता है वो रस प्रधान होता है और वीर्य औषधि जो होती है ये वीर्य प्रधान। वीरपन जैसे किसी को बुखार चढ़ जाए, अब जब उसको बुखार चढ़ेगा तो वो शीत वीर वाली औषधियों का सेवन करेगा, जैसे चंदन, सारिवा, मुश्तक, इन औषधियों का वो सेवन करता है। औषधि द्रव्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तीक्ष्ण वीर्य वाली, तीक्ष्ण वीर्य वाली औषधि या मध्य वीर्य वाली, और तीसरा होता है मृदु वीर्य वाली औषधि। इन तीनों प्रकार के जो लिखे हैं वीर्य के बारे में, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीक्ष्ण वीर वाली जो औषधि है इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सुंठी। सुंठी का मतलब सूंठ, जो सूखी हुई अदरक होती है उसे सुंठी कहा जाता है। इसकी मात्रा कितनी है? 1 तोला। मात्रा भी पूछ लेता है कि तीक्ष्ण वीर की जो औषधि है उसकी मात्रा कितनी होती है? 1 तोला। दूसरा, मध्यम वीर वाली जो औषधि होती है, जैसे बिल्व यानी कि बेल और अग्निमंथ, इनकी मात्रा होती है 2 तोला। तीसरे जो मृदु वीर यानी कि बहुत ही मुलायम औषधियां होती हैं। वीर मुलायम का मतलब ये नहीं छू के देखोगे तो मुलायम, मुलायम का मतलब वो शरीर के अंदर जाएंगी तो बहुत ही तीक्ष्णता नहीं है, मृदु होती हैं, आराम से काम करती हैं। एग्जाम्पल जैसे आंवला, आमलक, और इसकी मात्रा होती है 4 तोला। आहार द्रव्य जो होते हैं, ऊपर लिख लें, आहार द्रव्य रस प्रधान होते हैं और पाचन में 4 याम का समय लगता है। इनका पाचन काल जो है 4 याम, 1 याम में 3 घंटे होते हैं। ऊपर लिख लें, 1 याम = 3 घंटे, तो 12 घंटे का समय लगता है आहार के पाचन में। दूसरा, जो वीर प्रधान औषधि होती है, औषधि जो वीर प्रधान होती है, इसके पाचन में 2 याम का समय लगता है। पाचन काल 2 याम। आहार वाले में मात्रा भी लिख लें कि आहार द्रव्य जो होते हैं इनकी मात्रा 16 तोला होती है। 16 तोला।
नेक्स्ट लाइन लिखें, रस क्या होता है। देखिए, रस के बारे में आयुर्वेद में जब रस शब्द, रस का मतलब जब रस शास्त्र पढ़ेंगे, जब हम लोगों ने वहां रस शास्त्र पढ़ा था तो वहां पर देखा था रस का मतलब पारद था। रस प्रथम धातु भी है। जब हम लोगों ने क्रिया सारी पढ़ा था तो वहां पर देखा था रस प्रथम धातु भी थी। जब हम लोगों ने भैषज कल्पना में कल्पनाएं पढ़ी थी तो वहां पर भी पढ़ा था रस या स्वरस जो है ये एक कल्पना भी है। और रस जो है मधुर आदि रस भी होते हैं। 6 रस जो हम मधुरम लवण कटु तिक्त कसाय, ये 6 रस पढ़ते हैं, ये भी जो होता है रस कहलाता है। रस के बारे में डिफिनीशन आचार्य चरक ने बताई है, सिंपल सी। रसन अर्थ रसनार्थो रसा। रस क्या है, इसमें 2 शब्द, एक है रसन और एक है अर्थ, और ये कहलाता है रस। रसन मतलब जिह्वा का अर्थ, यानी कि जो टेस्ट लेते हैं आप, वही रस कहलाता है। तो जिह्वा से जो आप टेस्ट लेते हैं वही रस कहलाता है। तो इसको और अच्छे से अगली डिफिनेशन में फिर से आचार्य चरक ने बताया, रस्यते आस्वादते इति रसा। यानी कि रसन इंद्री के द्वारा रसन इंद्री के द्वारा जिस विषय का, जिस विषय यानी कि स्वाद का ग्रहण किया जाता है, उसे रस कहते हैं। उसे रस कहा जाता है। रस के संबंध में कुछ विशेष बातें नोट करके लिख लें। जैसे रस की योनि जल है। यानी कि जो टेस्ट, जैसे कभी अगर आप कोई सॉलिड चीज खा लीजिए, सॉलिड चीजों में जैसे आप ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, आप एक बादाम उठाइए और बादाम अपनी जीभ पे रखिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि बादाम का टेस्ट क्या है? कभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप दूध जो है अपने मुंह में भर लीजिए तो आप दूध का टेस्ट बता सकते हैं कि दूध मीठा होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब रस की योनि जो जल होती है, कभी भी आपके जो टेस्ट बर्ड हैं वो सॉलिड चीजों का टेस्ट नहीं लेते हैं जब तक कि वो सेमी सॉलिड ना हो जाए। आपके जीभ में जो नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई जो टेस्ट बड में आती है, जब आप कोई चीज खाते हैं, खाने के बाद आप मुंह में जब चबाते हैं तो आपके मुंह में जो सलाइवा होती है उसे घोल देती है। घोलने के बाद में उस नर्व के द्वारा टेस्ट सेंसेशन ब्रेन तक पहुंच जाता है। लेकिन सॉलिड चीजों का आप टेस्ट नहीं ले सकते। ये बात आचार्य चरक को भी पता थी। उन्होंने कहा कि रस की जो योनि है,
यानी कि जो जल है, बिना उसके आप टेस्ट नहीं ले सकते हैं। आप रस की योनि जल होती है। और उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति एवं आधार द्रव्य, ये होता है जल और पृथ्वी। लेकिन जब रस बनता है, उत्पत्ति होती है उसकी, तो उसमें पृथ्वी महाभूत भी साथ में आ जाती है, क्योंकि रस में गुरुता होती है। लेकिन ये कड़वा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये कसैला है, ये नमकीन है, ये ज्ञान आप कैसे करेंगे? तो रस का विशेष ज्ञान, रस का विशेष ज्ञान, यानी कि ये मीठा है, ये कड़वा है, ये प्राप्त आपको होगा आकाश, वायु और अग्नि महाभूत द्वारा। आकाश, वायु और अग्नि महाभूत द्वारा की ये किस प्रकार का रस है, ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा इन महाभूतों के द्वारा। नेक्स्ट है रस का विपर्य। विपर्य मतलब रस का उल्टा जो होता है वो अनुरस। रस का उल्टा मतलब जैसे आपने खाया, कोई आंवला खाया, आप सभी लोगों ने आंवला खाया होगा। आंवला जब आप खाते हैं तो पहले आपको लगता है खट्टा, आम्ल रस युक्त लगता है। लेकिन जब आंवला खाते खाते उसको चबाते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद वो मीठापन लगने लगता है, तो वो मधुर उसका अनुरस हो जाता है। यानी कि जो रस के विपरीत, यानी कि बाद में पता चले, वही अनुरस होता है। तो इसको आप, रस और अनुरस जो होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी जानिए। रस और अनुरस में डिफरेंस क्या होता है? रस जो होता है वो व्यक्त होता है। जैसे आप आंवला खाए, आंवला खाने के बाद में आपको खट्टा लगा, तो वो व्यक्त, तुरंत व्यक्त हुआ ना, तो वो रस हो गया। अब आंवला चाहे आप सूखा आंवला खाएं, चाहे आप कच्चा आंवला खाएं, कैसा भी आंवला खाएंगे आपको लगेगा खट्टा ही। जबकि अनुरस क्या होता है, ये अव्यक्त होता है, बाद में पता चलता है। इसके एग्जाम्पल में ब्रैकेट में लिख लें। जैसे आंवला का रस जो है मधुर है, और इसका अनुरस, सॉरी, आंवले का रस अम्ल है और मधुर अनुरस। रस जो होता है ये सूक्ष्म अवस्था में स्थायी है, सूक्ष्म अवस्था में स्थायी होता है, यानी परिवर्तित नहीं होता है। और जबकि अनुरस जो होता है वो सूक्ष्म अवस्था में अस्थायी हो जाता है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल लिख लें ब्रैकेट में। पिपली, पिपली जो कच्ची होती है यानी कि आर्द्र होती है, तो ये होती है मधुर। और पिपली जब पक के सूख जाती है, शुष्क पिपली हो जाती है कड़वी, कटुरस। तीसरा अंतर होता है कि रस जो होता है आदि में प्रतीति, आदि में प्रतीति, आदि यानी कि शुरुआत, शुरुआत में प्रतीति होती है। जबकि अनुरस जो होता है वो अंत में प्रतीति, अनुरस अंत में प्रतीति होती है।
तो ये रस और अनुरस में अंतर होता है। रस कितने होते हैं, इसका निर्धारण जब हमारे आचार्यों ने किया तो बड़ा डिबेट हुआ। डिबेट में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, और सेमिनार का जब आयोजन हुआ तो उसमें ये निर्णय लेना था कि रस कितने होते हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो किसी ने बताया 4 हैं, किसी ने 1 बताया। तब फाइनली कंक्लूजन निकला कि रस की जो संख्या होती है वो 6 होती है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि रस किस आचार्यों ने क्या बताया। ये आचार्य चरक संहिता में एक सेमिनार हुआ था, उसमें कुछ आचार्य आए थे और उन्होंने बताया। जैसे सबसे पहले भद्र काव्य, भद्र काव्य एक आचार्य थे। इन्होंने जब सेमिनार शुरू हुआ तो बड़े उतावले रहते थे। जैसे कक्षा में देखिए, जब क्लास चलती है तो कुछ बच्चे बड़ा उदंडी होते हैं, तुरंत बोलेंगे, आंसर गलत करेंगे लेकिन बोलेंगे जरूर हो। तो वैसे भद्रकाप थे। कहा रस एक होता है और वो अव्यक्त है। अब ये तो बहुत ही मूर्ख वाली बात हो गई। अब जैसे आप पानी पियोगे, पानी पीने पे तो आपको टेस्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपको पनीर की सब्जी खिलाई जाए, आहा हा, तो पनीर की सब्जी में क्या है, टेस्ट ही से बढ़िया तीखापन कहीं कैसा। तो अब कुछ लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा कि आज पनीर खाना है। तो टेस्ट मिलता है तभी तो, उसमें पानी तो टेस्टलेस होता है। तो भद्रकाप की बात हो गई गलत। तो इनकी जब बात, ये जब इन्होंने उतावलेपन में बोल तो दिया, लेकिन बाद में सोचे नहीं यार, हमने तो लगभग गड़बड़ कर दिया। तो एक दूसरे आचार्य थे, उनका नाम था शाकुंतलेय ब्राह्मण। शाकुंतलेय ब्राह्मण। फिर ये भद्रकाप के मित्र थे, कक्षा में बैठते थे, आगे ही बैठते थे दोनों लोग। कहा यार तुम बेइज्जती करा दिए, गलत बताए, तो हम लाओ बताते हैं। रस होते हैं 2, एक होता है छेदनी और दूसरा रस होता है उपशमनी। छेदनी यानी काटने वाला, और उपशमनी समन करने वाला। तो ये भी बात कुछ समझ में नहीं आई कि रस का काम नहीं हो सकता है, ये थोड़ा गड़बड़ इन्होंने। रस इस तरह नहीं होता, रस का कार्य हो सकता है। रस जैसे आपने लवण रस लिए, कटु लिए, अम्ल लिए, तो ये छेदन का कार्य करेंगे, मधुर रस उपशमन कार्य है ये इनका, ना कि ये रस है। तो इतने में दूसरी लाइन में बैठे थे मौदगल पूर्णाक्ष। मौदगल पूर्णाक्ष। तो जब उन्होंने बताया कि रस 2 है, तो इन्होंने कहा नहीं, रस 3 है। आपने जो बताया कॉपी कुछ होते नहीं, कॉपी कट, छेदनी, उपशमनी, और एक होता है साधारण। तो ये नकलची थे, दूसरी लाइन में बैठे थे ना, तो ये नकलची थे। नकलची क्यों? जैसे कई बार क्या होता है कि बॉलीवुड में म्यूजिक कंपोजर है अन्नू मलिक। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे की धुनें चुरा के अपना थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी धुन बना देते हैं, गाना बना देते हैं। तो कई बार ये इल्जाम लगता है कि भाई आप चोरी का काम करते हैं। तो इन्होंने शाकुंतलेय ब्राह्मण का, वैसे ही मौदगल पूर्णाक्ष भी है, मौदगल पूर्णाक्ष को समझिए आज बहुत पहले के अन्नू मलिक हैं। तो मौदगल पूर्णाक्ष जो है, ये शाकुंतलेय ब्राह्मण की बात, उनका कॉपी देखा तो कहा अरे भैया 2, हम एक एक्स्ट्रा बता देंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा। लेकिन बात इनकी भी दम नहीं था। तो उसी सीट पे बैठे थे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कौशिक। इन्होंने कहा नहीं, रस होते हैं 4। एक वो रस है
जो अच्छे लगते हैं, स्वादु हितकर। स्वादु मतलब मधुर, स्वादु का मतलब होता है मधुर, और हितकारी मतलब जो हितकर है। मतलब आप खाएंगे तो बढ़िया लगेंगे और हितकारी भी होते हैं। जैसे कि दूध, दूध पीने में बढ़िया लगता है, अच्छा भी है और सेहत के लिए भी अच्छा है दूध। और कुछ होते हैं स्वादु अहितकर, इनको आप खाएंगे तो खाने में तो बड़े अच्छे हैं लेकिन ये आपके लिए अच्छे नहीं है। जैसे खूब रसगुल्ला खा लो, अच्छे लगते हैं, मिठाई खूब अच्छी लगती है लेकिन नुकसानदेह। पिज्जा खा लो, पिज्जा खूब अच्छा लगेगा लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं है, हितकारी नहीं है। कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो आस्वादु हितकर है। आस्वादु मतलब आपको अच्छे तो नहीं लगेंगे लेकिन वो आपके लिए हितकारी है। जैसे नीम की दातौन आपको अच्छी तो नहीं लगती है लेकिन नीम की दातौन बहुत फायदा करती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो आस्वादु अहितकर होते हैं। आस्वादु मतलब खाने में भी बेकार है और शरीर के लिए भी अच्छे नहीं। जैसे कोई चीज रखे हो 2 दिन पहले बना के, सड़ गई हो, सड़ने के बाद में वो ना टेस्ट में अच्छी लगेगी ना आपकी सेहत के लिए अच्छी है, तो ये स्वादु अहितकर हो जाएगा। ये काम था हिरण्याक्ष कौशिक ने बताया। फिर तीसरी लाइन में बैठे थे कुमार सिरा भरद्वाज। ये शुरुआत से सुन रहे थे और दिमाग लगा रहे थे। कुमार सिरा भरद्वाज इनका नाम था। तो जब गुरु जी अगली सीट पे जो सेमिनार कमेटी के अध्यक्ष थे, इनका नाम पूछा कि भैया कुमार सिरा भरद्वाज, रस कितने होते हैं? तो अब इनकी कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने संख्या में 4 सुना था, इन्होंने कह दिया संख्या में 5 होते हैं गुरु जी रस। तो आत्रेय पुनर्वसु जो सेमिनार कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हें कहा कि 5 भाई कौन कौन से? तो उन्होंने कहा नाभस, वायव्य, आग्नेय, जलीय और भौम्य। अब ये थोड़ा सा इन्होंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। ये तो 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत, और पंच महाभूत कभी रस थोड़े हो सकते हैं। तो गुरु जी ने इनको डांटा कि कुमार सिरा भरद्वाज, आए हो सेमिनार में, तुम्हारा दिमाग कहीं और है, पंच महाभूत में बैठा हुआ है, रस की बात करो। तो उन्होंने कहा गुरु जी थोड़ा सा रस के बारे में ज्यादा हमको जानकारी नहीं है क्योंकि हम पढ़ के भी नहीं आए हैं। अगले दिन हमारे मित्र वायुर्विद बगल में बैठे, जरा इनसे गुरु जी पूछिए। तो इनके मित्र वायुर्विद थे। तो गुरु जी ने कहा कि चलो अच्छा भाई तुम बताओ। तो उन्होंने कहा रस जो होते हैं गुरु जी, वो 6 होते हैं। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। तो कबीरा खड़ा बाजार में वाली कहावत आपने सुनी होगी, जैसी संगत बैठिए वैसे ही गुण दीन। अब इनके संगत थी कुमार सिरा भरद्वाज के साथ में, तो इनके दोस्त जैसे वैसे ये भी महान। जैसे संगत बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो उन्होंने महाभूत को बता दिया और वायुर्विद ने जो गुण होते हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, ध्रुव, ये गुण होते हैं, ये बता दिए कि यही रस है। तो गुरु जी ने दोनों को खूब डांटा। दोनों गधा हो, दोनों बस गप्पे मारने में आगे हो, न कोई काम न कोई धंधा, बैठ जाओ। तुम आए हो इतनी दूर से, तुम्हारा टीए डीए बेकार है तुमको देना, तुमको पैदल दौड़ा देना चाहिए। तो इतने में बैठे थे निमी। निमी थोड़ा होशियार बच्चा था। उसने खड़े होकर कहा गुरु जी हम बता रहे हैं, रस होते हैं 7। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। बस एक अंतर इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, क्षार के बारे में कह दिया ये रस है, जबकि क्षार रस नहीं होता है। क्षार अनेक रसों से उत्पन्न होता है, काटने का कार्य करता है। ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया। बाकी निमी इंटेलिजेंट बच्चे थे, अच्छा बताए। फिर इनके बाद में बड़ी धार मार्गो इन्हीं के बगल बैठे थे।
गुरुजी ने जब कहा कि थोड़ा सा तुम गड़बड़ बता दिए, बाकी ठीक बताए, तो बडिस धारमार्गो को ये लगा कि लग रहा है निमुआ जो है कुछ भूल गया है, तो हम लाओ एक एक्स्ट्रा बता दें। तो इन्होंने कहा नहीं, रसवा होते हैं 8, क्योंकि ये भोजपुरिया स्टाइल में बोले थोड़ा कि गुरुजी हम बताए लेनी, रस 8 होते हैं। तो रस 8 होते हैं, 7 तो ऊपर जो बताया निमि ने, 8वां इन्होंने बता दिया कि एक अव्यक्त भी रस होता है, जैसे जल वगैरह पीते हैं तो पता नहीं चलता है। तो गुरुजी सोच लेनी कि ये थोड़ा स्मार्ट और अच्छा बच्चा होगा, लेकिन ये थोड़ा गुड़ गोबर कर दिया। क्या सोचा कि एक एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। लास्ट में एक कांकायन, ये कहीं बैठे थे कांकायन, इन्होंने जब देखा कि गुरुजी जो है किसी की बातें नहीं समझ रहे हैं, किसी की बात मान ही नहीं रहे हैं, सबको कह रहे हैं गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, गलत। तो इन्हें कहा कि अब गुरुजी ऐसा है, रस जो होते हैं वो होते हैं असंख्य, इनकी संख्या नहीं होती है, असंख्य होते हैं। भाई सब बच्चे पढ़ रहे थे, इरिटेट हो गए कि गुरुजी जब बातें नहीं समझ रहे हैं किसी की, मान ही रहे हैं, तो रस असंख्य होते हैं। तो थोड़ा सा पुनर्वसु आत्रेय ने सोचा, जो सेमिनार कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने सोचा बच्चे जो हैं कहीं हमको पीट न दे, क्योंकि सबको तो लग रहा है कि ये नहीं है, ये नहीं। तो इन्होंने सबकी बातें सुनी और फाइनल एक कंक्लूजन निकाला और बताया कि रसों की संख्या होती है 6, और वो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। और आज तक फाइनली रसों की जो संख्या है वो 6 ही है, और यही है। तो इसको क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है कि ये पूछ सकते हैं कि इनमें से किस आचार्य द्वारा रसों की संख्या 6 मानी गई है, या किस या पूछ लेंगे कि निमि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 7 सही होगा। तो इसका एक सीक्वेंस बना के हम लोग एक फार्मूला याद कर लें तो शायद आसानी होगी। भीष में हो कि वायु ने, भीष में हो वायु ने बड़ा किया। भीष मतलब भद्रकाव्य, तो भद्रकाव्य ने एक बताया। फिर उसके बाद में सा से शाकुंतय ब्राह्मण 2 बताया, फिर माँ से मौदगल पूर्णाक्ष ने 3 बताया, फिर हिरणाक्ष ने 4 बताया, फिर हो की मतलब कुमार सिरा भरद्वाज ने 5 बताया, वायु से वायुर्विद ने 6 बताया, ना से निमि ने 7 बताया, बडिस ने 8 बताया, और कंकायन ने असंख्य बताया। तो भीष में हो कि वायु ने बड़ा किया, फार्मूला याद रखिए, बस आपको याद हो जाएगा। तो ये है रसों की संख्या। नेक्स्ट, रसों में महाभूत कौन से होते हैं उसके बारे में देखें। एक तरफ लिखें रस और एक तरफ लिखें महाभूत। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। इसमें महाभूत की बात करें, मधुर रस में जल और पृथ्वी। जल जो होता है वो भारी होता है, और पृथ्वी भी भारी होता है, और मधुर रस भी जो होता है वो भारी ही होता है। तो इसमें महाभूत होता है जल और पृथ्वी। दूसरा है अम्ल।
अम्ल में होता है पृथ्वी और अग्नि। लवण में होता है जल और अग्नि। कटु में होता है वायु और अग्नि। कटु में वायु और अग्नि। तिक्त में वायु और आकाश। और कषाय में वायु और पृथ्वी। और इस महाभूत पोर्शन से क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज्यादा होता है, पूछा ही पूछा जा सकता है। इसी के आगे एक और लाइन खींच के लिखेंगे कि गुण क्या होते हैं, रसों के गुण। जैसे पहले मधुर रस की बात करें तो ये स्निग्ध है, शीतल है और गुरु होता है, भारी होता है। अम्ल स्निग्ध है, उष्ण है, और लघु होती है। लवण जो होता है स्निग्ध, उष्ण और गुरु है। स्निग्ध, उष्ण और गुरु होता है। वायु जो है, सॉरी, कटु रस जो होता है रुक्ष, उष्ण और लघु। रुक्ष, उष्ण और लघु है। तिक्त रस जो होता है रुक्ष, शीत और लघु होता है। कषाय जो होता है रुक्ष, शीत और गुरु होता है। अब देखो ये टेबल याद करने के लिए, जैसे देखिए जहां पर वायु होगा वो रुक्ष गुण होगा। जैसे देखिए 3 में वायु आपको दिख रहा है, कटु, तिक्त और कषाय, तीनों में देखो रुक्ष गुण दिखेगा। और जहां पर अग्नि आपको दिखेगी वहां पर उष्णता दिखेगी। तो देखिए अम्ल, लवण, कटु तीनों में उष्ण गुण आपको दिख रहा होगा, ये देखिए उष्ण गुण आपको दिख रहा होगा। और जहां पर पृथ्वी दिखेगा, ये पृथ्वी महाभूत जहां पर आपको दिख रहा है वहां पर गुरु गुण दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ गुरु है, यहाँ गुरु है और यहाँ गुरु आपको दिखेगा। और जहां पर अग्नि ही है, पृथ्वी नहीं है, या वायु जहां पर है और पृथ्वी नहीं है, वो लघु आपको दिखेंगे। तो देखिए जहां पर ये लघु दिखा और ये लघु आपको, तो इस तरीके से ये अगर आप महाभूत याद रखेंगे तो लॉजिक लगाकर आप इसके गुण भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोष प्रभाव क्या है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इसमें से ऊपर वाले जो 3 हैं, मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों कफ को बढ़ाते हैं, कफ वर्धक है, और लेकिन वात का समन करते हैं, वात शामक। और नीचे वाले जो 3 ये हैं, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये कफ शामक है और वात को बढ़ाने वाले होते हैं, वात वर्धक। फिर दूसरा देखें, अम्ल, लवण और कटु, ये जो 3 है ये पित्त वर्धक है। और मधुर, तिक्त और कषाय, ये तीनों पित्त शामक है। पित्त क्या है? अग्नि है। अगर इसको अच्छे से पीछे समझना है तो पीछे जो टेबल है, टेबल में देखें, अम्ल, लवण और कटु, इन तीनों में क्या है? अग्नि महाभूत है, यानी कि ये तीनों जो है पित्त को बढ़ाएंगे, बाकी तीनों पित्त का समन करेंगे। तो इस तरीके से ये टेबल दोष प्रभाव इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लेवल पे जरूर पूछे जा सकते हैं। चलो बस आज इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं।